इसके बाद फिर ये चारों ओर श्रृंखला बंद बंद जो है कर्मचे चक्कर लगाते नजर पड़ते हैं। तो इस तरह से आपको स्टेप्स ही बस दिखेगा ऊपर, ठीक है। और जो है कुएं की तरफ सोपन की फ्लाइट के साथ साथ कम ऊंचाई के उपस्तंभ लगाकर सीढ़ी का जंगला लगाया जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर सीढ़ी का जंगला भी लगा देते हैं उस तरफ, ठीक है। या बीच में ही यहाँ पर भी लोग जाली भी लगा देते हैं बचने के लिए, ठीक है, कुएं में, ताकि कुएं में गिरने का भय न रहे। तो इसमें भी क्या करते हैं, जाली वगैरह लोग बीच में लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा बनाते हैं। अब कहेंगे सर ऐसा बनाते क्यों है भैया? ऐसा इसलिए बनाते हैं जैसे कभी इसमें लिफ्ट वगैरह लगवाना रहता है ना, तो लोग लिफ्ट भी लगवा लेते हैं इसी में बीच में ही, ठीक है। तो ऐसा भी लोग कुछ लोग करते हैं, ठीक है। कुएं में ऊपर डाली गई छत से उचित प्रकाश की व्यवस्था की जाती है जिससे सोपन के कर्मचों पर सीधी रोशनी पड़ती रहे। खुले कुएं का प्रयोग लिफ्ट लगाने के लिए भी किया जाता है। तो दो कार्य है, एक तो रोशनी भी आएगा, दूसरा यहाँ पर लिफ्ट भी लगा सकते हैं बीच में। सोपन कक्ष की चौड़ाई दोनों पंक्तियों की चौड़ाई और कुएं की चौड़ाई का योगफल होता है। यानी कि जो ये हमारा ये पूरी चौड़ाई है, सोपन कक्ष की चौड़ाई, दोनों पंक्ति की चौड़ाई ले लीजिए और ये कुएं की चौड़ाई, पूरा तब जाके सीढ़ी का घर कहा जाएगा या सीढ़ी का कमरा कहा जाएगा, ठीक है। दोनों पंक्तियों के संगम पर एक पूरी चौकी हाफ स्पेस लैंडिंग या दो आधी चौकी कुएं की चौड़ाई के सामने कुछ कर्मचे की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, या तो देखिए जरूरत पड़ने पर यहाँ पर स्टेप्स भी दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं देते हैं, ऐसा डायरेक्टली बनाएंगे, ठीक है। ज्यादातर एक चीज और है, यहाँ पर वाइंडर्स वाला नहीं लगाएंगे कि नहीं यहाँ पर ऐसे वाइंडर्स लगा के चढ़ाइए, नहीं, यहाँ पर लैंडिंग ही रखना पड़ता है, तभी सीढ़ी का अच्छा आप लुत्फ उठा सकते हैं। आगे बात करेंगे 39 नंबर में क्वेश्चन में, कुत्ता सीढ़ी का चित्र बनाइए। ये क्या है, डॉग लेज्ड या डॉग लेज्ड स्टेयर यानी कुत्ता सीढ़ी का चित्र बनाइए, नामांकन कीजिए तथा प्रत्येक भाग की परिभाषा लिखिए। तो ये देखिए सेम वैसे ही सीढ़ी सेम ये भी है, कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर यह है कि जो एक पंक्ति चढ़ रहा था दूसरी पंक्ति में बीच में गैप ज्यादा नहीं होता है, बस इतना गैप रहता है कि रेलिंग लग जाए अच्छा खासा, बाकी बीच में गैप कोई ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो बस यही क्या है हमारा डॉग लेज्ड, बाकी सेम क्या होगा, ओपनेबल जैसा रहता है। तो यहाँ पर जो है ये सोपन दो समांतर पंक्तियों में यू टर्न बनाया जाता है, जैसे ये गए ऐसे और दूसरा फिर ऊपर चढ़ने लगे, यू टर्न टाइप का, जो एक दूसरे के विपरीत परंतु आपस में सटी हुई या अथवा आसपास स्थित होती है, तो एकदम सटा रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही स्टेयर सबसे ज्यादा लोग घरों में ऐसा ही स्टेयर लगवाते हैं, बनवाते हैं, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, ठीक है। और लंबाई की दिशा से देखने पर, अगर ये लंबाई में आप साइड से देखिए तो कुत्ते की टांग जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कुत्ता का टांग या डॉगलेज भी कहा जाता है। सोपन के नाम से इसीलिए जाना जाएगा ये कुत्ता का टांग, क्योंकि ये सोपन का जो नाम है वो उसी के आधारित नाम रखा गया है, क्योंकि ये देखने में जब तिरछा आप देखते नहीं भी दिखाए थे तो उसी तरह से ये दिखेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सोपन कक्ष की चौड़ाई सोपन की चौड़ाई के लगभग दुगने के बराबर होती है। यानी कि जो यहाँ पर हमारे अगर बात करें तो सोपन की चौड़ाई एक है, दूसरा, दोनों को जोड़ दीजिए टोटल चौड़ाई आ जाएगा कमरे की, यही होता है बीच में, क्योंकि गैप नहीं रहता है। और इसमें जो है 180 डिग्री पर यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से मुड़ जाता है, देख रहे हैं 180 डिग्री पर यहाँ पर मुड़ है, ठीक है। अच्छा, इसमें व्यवस्था की अगर बात करें तो एक पूरी चौकी जो दोनों पंक्तियों की चौड़ाई की योग के बराबर होती है, तो ये पूरी चौकी क्या होता है, तो दोनों पंक्ति की चौड़ाई के बराबर रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये चौकी 120 सेंटीमीटर जा रहा है, 120 सेंटीमीटर आ रहा है, तो टोटल चौड़ाई क्या हो जाएगा 120 गुणे 2, ठीक है, यानी 240, ठीक। एक आधी चौकी तथा दूसरी आधी चौकी में घूमक कर्मचों की श्रृंखला जो है यहाँ पर, एक आधी चौकी तथा दूसरी आधी चौकी में घूमक कर्मचों की श्रृंखला यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से कोई एक व्यवस्था कर रहा है ना, तो ऐसा जल्दी नहीं देखने को मिलता है। दूसरा वाला जो है इसमें घूमक कर्मचे हम देंगे ही नहीं, क्योंकि अगर देंगे तो फिर वो शो हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी आधे में नहीं देंगे, पूरी चौकी में घूमक कर्मचे तो ऐसा भी नहीं दे सकते हैं। तो ये दो व्यवस्थाएं तो हम लोग नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। है तो व्यवस्था की जाती है बट आप नहीं करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप कर सकते हैं, यानी कि उनका कहना यह है कि या तो आप क्या करिए, इसमें भी जरूरत पड़ने पर ऐसे स्टेप्स दे दीजिए, आई बात समझ, आधी चौकी में घूमक कर्मचे दे दीजिए या तो जरूरत है तो, या तो आप पूरे में घूमक कर्मचे ऐसे दे दीजिए इस प्रकार से। तो ऐसा करने से ये तब किया जाता है जब बहुत ज्यादा ऊंचाई हो, तो आप ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं, इनका ये कहना है, बट ऐसा करिए मत, क्योंकि अगर अच्छी सीढ़ी का लुत्फ उठाना है तब फिर आपको लैंडिंग देना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं, बाइफरकेटेड सीढ़ी क्या है। बाइफरकेटेड सीढ़ी में जरा देखिए, ये इसका प्लान बनाया गया है ऊपर से देखने पर, और ये सामने से एलिवेशन है। यानी देखिए ऐसे सीढ़ी जब चढ़ते जाते हैं फिर इस तरह से दोनों तरफ सीढ़ियां क्या होती चली जाती हैं, इस तरह से देखिए ऐसे गए हैं फिर इस तरह से। तो ऐसा क्या होता है, ज्यादातर जो मूवी वगैरह देखते हैं वहीं पर देखने को मिलता है, नॉर्मली जो बंगले वगैरह होते हैं बड़े बड़े, वहीं पर जो बड़े बड़े हाल है वहां पर बीच में देखने को ऐसा मिलता है, ठीक है, बाइफरकेटेड सीढ़ी। यह सोपन आरंभ में एकल पंक्ति का होता है, सिंगल पंक्ति के रूप में जाता है, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, ये साजी चौकी से दो विपरीत दिशाओं में जाने लगता है। जो ये सीधी क्या हो रही थी, हमारी सीढ़ी जा रही थी, ऊपर जाने के बाद जो वहां लैंडिंग होता है, ये लैंडिंग है ना, इसी लैंडिंग से दो विपरीत दिशाओं में क्या होता है, ये सीढ़ी जो है विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो साजी चौकी पर तीन उड़ानें विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं, तो ऐसा दिखाई देगा कि इधर से भी इधर से भी इधर से भी तीनों दिशाओं में सीढ़ी जा रही है। तो जब अलग अलग ब्लॉक के लिए एकल सोपन बनाना हो तो उनके संयुक्त प्रवेश हाल में द्विशाखी सोपन उत्तम रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि अब एक अंदर ही हाल में ही उधर ऊपर जाना है, इधर ऊपर जाना है, तो दो सीढ़ी अलग अलग बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा ऐसे सीढ़ी बना दीजिए, बीच सड़े दोनों तरफ चला जाए, तो वो भी अच्छा है, और वो भी अच्छा है, अलग वाला भी ठीक ठाक रहता है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें, मुख्य उड़ान की चौड़ाई अधिक रखी जाती है, शाखा उड़ानों की कम कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो मेन हमारी इसकी चौड़ाई है, मान लीजिए 120 मीटर जा रहा है, सॉरी 120 सेंटीमीटर ऊपर चौड़ाई जा रहा है, तो ऊपर आप 90 सेंटीमीटर कर सकते हैं, कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या था, बाइफरकेटेड यानी द्विशाखी सोपन, ये पूछा है एग्जाम में भी 2022 में, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन, मतलब तीन तरह के आपके ज्यादा क्वेश्चन को पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ईवीएस हम नहीं पढ़ाते हैं, ईवीएस एक सर हैं वो पढ़ाते हैं, वो एप्लीकेशन पर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वो अभी रिवीजन में अगर आते हैं ठीक है, क्योंकि वो भाई बुलाना पड़ता है अदर टीचर को, ठीक है, एप्लीकेशन पे तो वहां पर पढ़ा देते हैं, उसका पैसा लेते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, जो पैसा लेता है उसको देते हैं, फिर आता है पढ़ाता है एप्लीकेशन पर, तो वो पढ़ाकर चले गए हैं, अगर देखते बुलाएंगे रिवीजन में आ जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, पिछले साल का भी आप देख सकते हैं, अपलोड है एप्लीकेशन, यूट्यूब पर भी अपलोड है, पिछले साल का उनका मोस्ट रिवीजन क्लास देख सकते हैं। भैया क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक भी कर दिया करिए, सभी लोग लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में क्या जाता है। और आप लोग दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, दूसरे को बताते नहीं है, मैं एक चीज देखता हूं, अगर आप दूसरों को बताएं तो और लोग भी आए, लेकिन आप लोग बताते ही नहीं, सोचते क्या बताएं सर का फायदा हो जाएगा, मेन तो ये प्रॉब्लम है ना, सोचते हैं दूसरों को बता देंगे तो सर का फायदा हो जाएगा इसमें,
इसीलिए आप लोग बताते भी नहीं है। चलिए आगे आइए देखते हैं। अब ये सरफेस फिनिशेस नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा इसमें, सरफेस फिनिशेस। ठीक है, देखते हैं आज हो जाता है कि नहीं हो जाता, कोशिश तुम्हारी यही है, नहीं तो फिर एक आध क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर कंप्लीट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्या है, प्लास्टरिंग तथा इसके विभिन्न दोषों को समझाइए। अब प्लास्टरिंग क्या है इसको जरा समझिए। एक्सप्लेन प्लास्टरिंग एंड इट्स वेरियस डिफेक्ट्स। पहले प्लास्टरिंग फिर देख लेते हैं, फिर इसके उद्देश्य भी समझ लेंगे और इसमें क्या डिफेक्ट है उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तीनों चीजें यहाँ पर प्लास्टरिंग में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चिनाई जब की जाती है ना, तो चिनाई की जो सतह होती है वो काफी क्या होती है, रुक्ष या खुरदुरी होती है या ऊबड़ खाबड़ होती है। तो उसको ढांपने के लिए जो हम लोग प्लास्टिक मटेरियल का जो एक मोटा लेप लगा देते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप लोग, जब चिनाई किया जाता है, चिनाई करने के बाद जो दीवार की सतह होती है वो काफी रफ होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, और उसमें पेंट करना, ये सब काम करना बहुत दिक्कत बहुत प्रॉब्लम करता है। पेंटिंग का कार्य सब नहीं कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर क्या करते हैं, जो हमारी सतह ऊबड़ खाबड़ है, उसके लिए हम लोग एक प्लास्टिक मटेरियल बनाकर उसी का एक मोटा सा लेप लगा देते हैं। ठीक है, तो या फिर एक मोटा लेप लगाकर जो है एकदम चिकना कर देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर। ठीक है, और इस क्रिया को प्लास्टरिंग कहते हैं। जब प्लास्टर हम उस पर लगाएंगे तो जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग प्लास्टरिंग कहेंगे, और जब वो लगा देते हैं प्लास्टर, तो जब उस पर लेप लगा देते हैं तो उसको प्लास्टर कहते हैं। लगाने की प्रक्रिया को प्लास्टरिंग कहते हैं। प्लास्टर करने को रेंडरिंग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रेंडरिंग भी अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो समझिए प्लास्टरिंग ही पूछ रहा है। उद्देश्य क्या है प्लास्टर लगाने का, क्या वो दीवार की मजबूती को बढ़ा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। दीवार की मजबूती को वो नहीं बढ़ाता। ठीक है, दीवार की मजबूती को कभी भी प्लास्टर नहीं बढ़ाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि चिनाई के दोषों को ढांपने के लिए। जैसे कोई मैसन चिनाई किया है और वो सही तरीके का ईंट नहीं लगाया है, तो उसमें बहुत सारे दोष हो सकते हैं। तो इसमें प्लास्टर कर देगा तो सारे दोष क्या होंगे, अंदर ही दब जाएंगे। ठीक है, दूसरा है समतल फलके। अगर आपको समान रूप से चिकनी सतह चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लास्टरिंग करना पड़ेगा। वायुमंडलीय क्रू प्रभाव से रक्षा, जैसे वायुमंडलीय प्रभाव यानी वर्षा हुआ, धूप लग रहा है, कभी कभी कोहरा पड़ रहा है, पूरा दम उस पर सीलन आ जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लास्टरिंग करेंगे ताकि दीवार सुरक्षित रहे। स्वच्छता, अब स्वच्छता की क्या मैटर आगे देखिए। क्या होता है, जैसे बारिश होगा ना, पूरा काई काई जम जाता है दीवार पर, अगर प्लास्टरिंग नहीं किया गया है, पूरा डस्ट उसी में ऊबड़ खाबड़ है तो चिपक जाता है। तो चिकना रहने से क्या होता है कि उस पर डस्ट वगैरह नहीं लग पाता, लगेगा भी तो नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लास्टरिंग कर देते हैं ताकि सतह क्या हो, एकदम चिकनी हो जाए। चिनाई की वर्षा से रक्षा, जब चिनाई जो हम लोग क्या करें हैं, मतलब चिनाई किए हैं, और जब बारिश होगी तो क्या होगा, जो उसके ज्वाइंट हैं उन ज्वाइंटों में बारिश का पानी जाएगा तो दीवार के अंदर सीलन लगने लगेगा, उससे ये बचा सकता है। सफेदी पुताई के लिए, अब मान लीजिए आपको सफेद पुतवाना है, फिर सफेदी करवाना है, फिर कलर पेंट पुतवाना है, तो इस पर जो है डायरेक्टली ऊपर खाबड़ सरफेस पर नहीं पोत सकते, तो उसके लिए भी बेस्ट रहेगा। दीवारों पर कलात्मक चित्रण के लिए, अब दीवारों पर कलात्मक चित्रण कैसे कर सकते हैं जरा बताइए। कलात्मक चित्रण, जैसे आपको लगा कि इसमें कुछ डिजाइन बनवा दें, ठीक है, तो कैसे करेंगे, कोई डिजाइन, कुछ चित्रकारी करना है तो उसके लिए सतह चिकनी चाहिए, तो फिर हमें प्लास्टर करना पड़ेगा। प्लास्टर में जो मटेरियल उपयोग करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं मोर्टार। क्या यूज करते हैं, मोर्टार। तो एग्जाम अगर पूछे कि मोर्टार के टाइप क्या है तो आप आसानी से लिख सकते हैं लाइम मोर्टार, सीमेंट मोर्टार, मड मोर्टार। ठीक है, मड मोर्टार जो मिट्टी वाला में कीचड़ का होता है, मिट्टी में पानी डालकर बनाते हैं। सीमेंट मोर्टार सीमेंट और सैंड का जो हम लोग बनाते हैं। लाइम मोर्टार लाइम और सुर्खी का बनाते हैं। तो ये सारे क्या है, मोर्टार के टाइप है, तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं और इसी का प्लास्टर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टरिंग करते हैं। अब प्लास्टर जब हम लोग कर देते हैं तो उसमें दोष आखिर कैसे दोष आते हैं इस पर चर्चा हमें करना है। ठीक है, तो इसमें प्लास्टर में दोष तथा उनको दूर करने के उपाय क्या करेंगे। पहला है फफोले पड़ना, क्या है, ब्लिस्टरिंग या फफोले पड़ना। ठीक है, अब ये जो फफोले पड़ता है ना, प्लास्टर करने के बाद पड़ता है। ठीक है, देखिए जब हम सतह पर क्या करते हैं, प्लास्टरिंग कर देते हैं, कुछ समय बाद जैसे बारिश से भीग जाता है या मॉइस्चर के संपर्क में आता है प्लास्टर, तो उसमें फफोले पड़ने लगते हैं। अब ये फफोले आखिर पड़ेंगे क्यों, देखिए ये सीमेंट प्लास्टर में नहीं होता, जो अब हम लोग लाइम प्लास्टर यूज करते हैं। लाइम प्लास्टर बहुत पहले यूज किया जाता था, अब नहीं यूज किया जाता। लाइम क्या होता है, चूना होता है और सुर्खी होता है। सुर्खी कहां से मिलता है, सुर्खी भट्टे वगैरह से मिलता है। ठीक है, भट्टे वगैरह से, वहां से जो स्टोन का डस्ट, पत्थर जो ईंट का डस्ट होता है ना, ईंट जो निकलती है भट्टे से, उसका जो डस्ट होता है जो है रेडिश टाइप का, उसको सुर्खी बोलते हैं। तो या फिर बालू भी कभी कभी यूज कर लेते हैं चूने के साथ, तो मिक्स करके उसके क्या करें, प्लास्टर करते हैं। तो जब मार्केट से हम लोग चूना लाते हैं, ठीक है, जब मार्केट से हम लोग चूना लाते हैं तो मार्केट से जो हमें चूना मिलता है वो अनस्लैग्ड चूना होता है, अनबुझा हुआ चूना होता है। जब उसमें पानी डालेंगे तो काफी तेज बॉयल उसमें होता है, बॉइलिंग, उसके बाद 24 घंटे बाद वो चूना पूर्ण रूप से बुझ जाता है। हम लोग हमेशा बुझा चूना यूज करते हैं, यानी स्लैग्ड लाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चूना लाए हैं और सही तरीके से वो क्या है, बुझा हुआ नहीं है, और अनबुझा चूना या आंशिक रूप से बुझा चूना हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, या उसमें कुछ पार्ट रह गया और यूज कर लिए, तो कुछ जो उसमें दाने हैं ना, जो कण हैं जो अनबुझे हुए हैं, वो बाद में पानी के संपर्क में जब प्लास्टर में आएंगे तो क्या होंगे, वो फूलेंगे, और जब फूलेंगे तो उसमें क्या होंगे, फफोले जैसा पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोष चूना प्लास्टर में पाया जाता है जब प्लास्टर में बिना बुझा हुआ अनस्लैग्ड या आंशिक रूप से बुझा हुआ चूना प्रयोग किया जाता है। जैसे जल्दीबाजी कोई कर दिया, सही तरीके से नहीं फूल पाया चूना, अब उसका यूज कर लिए, तो इसके कण प्लास्टर होने के बाद वातावरण से नमी पाकर बुझने लगते हैं और फूलने लगते हैं। इससे चूना प्लास्टर की सतह फफोले पड़ जाते हैं और प्लास्टर उखड़ने लगता है। इसका उपाय क्या है, उपाय यही है कि जो चूना आप लाइए उसको आप 24 घंटे के लिए कम से कम तो उसको भिगोइए, और अच्छी प्रकार से जब वो बुझ जाए चूने तभी उपयोग में लाइए, यही इसका एक उपाय है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या दोष हो सकता है, दरारें पड़ना, क्रैकिंग। आखिर प्लास्टर में दरार कैसे पड़ता है, देखिए जब आप प्लास्टर कर देते हैं तो कभी कभी आप देखेंगे सतह पर इस प्रकार से आपकी दरारें पड़ने लगती हैं, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे आपको दरारें दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे दरारें दिखाई देते हैं, ऐसे से। ठीक है, तो ये दरारें आपको दिखने लगता है प्लास्टर की सतह पर, उसको बोलते हैं क्रैकिंग। तो प्लास्टर करने से पहले सतह को अच्छी तरह से तैयार न करना। अगर आप
प्लास्टर जब करते हैं देखते होंगे बहुत सारे लोग खूब अच्छी तरह से दीवार को धुलेंगे, उसमें ब्रश लगाकर साफ करते हैं, फिर उसके बाद उसको जो भी मिट्टी वगैरह है सब अच्छी प्रकार साफ करने के बाद उसको तराई करते हैं, तब उसके ऊपर प्लास्टरिंग करते हैं। अगर वह आप सतह को अच्छी प्रकार से क्या कर रहे हैं, तैयार नहीं कर रहे हैं सतह को, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लास्टर चिपकेगा नहीं, तब क्या होगा, बाद में उखड़ जाएगा, दरार पड़ जाएगा। प्लास्टर की अत्यधिक मोटी तह लगाना, अगर आप बहुत ज्यादा मोटाई में भी प्लास्टर करते हैं ना, तब पर भी क्रैक डेवलप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो प्लास्टर की मोटाई रखनी होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर हमें प्लास्टर की मोटाई रखनी है। इससे ज्यादा 15 से 20 सेंटीमीटर नहीं, यानी 1 से 1.5 से 2 सेंटीमीटर, 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटाई का ही बस हमें प्लास्टरिंग करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्षेत्र के तापमान में बार बार परिवर्तन होने के कारण, जैसे अचानक दिन में क्या हुआ, काफी गर्मी, टेंपरेचर बढ़ गया, रात में अचानक क्या हुआ, टेंपरेचर डाउन हो गया, तो ऐसा सिचुएशन में भी क्रैक डेवलप हो जाता है। प्लास्टर मटेरियल के सिकुड़ने पर, सिकुड़ेगा कब, जब टेंपरेचर कम हो जाता है, तब पर भी होता है ऐसा। तो प्लास्टर कार्य में सुधार करके दरारों को रोका जा सकता है। तो इन सबको क्या करिए, सुधारिए। सुधारने का मतलब यह है कि आप प्लास्टर में क्या करिए, उसकी सतह को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए, ज्यादा मोटा प्लास्टर ना करिए। ठीक है, अगर टेंपरेचर ज्यादा वहां पर परिवर्तन हो रहा है तो फिर वहां पर प्लास्टरिंग का कार्य करिए ही नहीं। ठीक है, फिर वहां पर टिपिंग या पॉइंटिंग का कार्य कर सकते हैं, वो भी अभी आएगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो प्लास्टर की साधारणतः मोटाई हम लोग 15 से 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस चीज 15 से 20 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 1.5 से 2 सेंटीमीटर से अधिक हमें नहीं रखना है। ठीक है, आगे बात